नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। हाल ही में सरकार ने देश के शिक्षण संस्थानों को कई स्तर और मानकों पर मापा और उनकी रैंकिंग जारी की। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रिपोर्ट जारी की। सरकार ने दूसरी बार यह रैंकिंग जारी की है। आज विशेष में बात होगी इस रैंकिंग की। जानेंगे किस पैमाने पर कौन सा कॉलेज, कौन सा विश्वविद्यालय, कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज और कौन सा फार्मास्यूटिकल संस्थान आगे है। साथ ही जानेंगे देश में उच्च शिक्षण संस्थानों का क्या हाल है और कैसी है हमारी उच्च शिक्षा नीति। यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया में हमारे शिक्षण संस्थान कहां खड़े हैं और हम आखिर क्यों पिछड़े हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दूसरी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रिपोर्ट जारी की है। देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आईआईटी और आईआईएम का दबदबा बरकरार है, तो कॉलेजों में दिल्ली के संस्थान टॉप पर हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की ओर से जारी इंडिया रैंकिंग में बेंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 2 श्रेणियों में पहले नंबर पर है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF ने देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों की इस साल की रैंकिंग सोमवार को जारी की। शीर्ष 5 शिक्षण संस्थानों में दूसरे नंबर से 5वें नंबर तक IIT संस्थानों के नाम हैं। दूसरे स्थान पर IIT मद्रास, तीसरे स्थान पर IIT बॉम्बे, चौथे स्थान पर IIT खड़गपुर और 5वें पायदान पर IIT दिल्ली है। गुणवत्ता प्राप्त संस्थानों को रिकॉग्नाइज कर रहा है और समाज को भी मार्गदर्शन मिलता है कि कहाँ अच्छा रैंकिंग है, कहाँ अच्छी गुणवत्ता है, तो वहाँ प्रवेश लेने में उनको एक आधार मिलता है कि ये अच्छा रैंकिंग है। दूसरा, वहाँ एक कंपटीशन बढ़ती है बाकी संस्थानों में भी कि अगले साल हमारा नंबर आना चाहिए, क्योंकि ये हर साल नंबर बदलेगा। रैंकिंग में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को 6ठा स्थान मिला है। 7वें स्थान पर IIT कानपुर, 8वें स्थान पर IIT गुवाहाटी, 9वें पर IIT रुड़की और 10वें पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम है। ये भारत विरोधी नारे और अफजल गुरु के नारे के लिए JNU या जादवपुर को पुरस्कार नहीं मिला है। ये पुरस्कार वहाँ जो छात्रों की खबरें मीडिया नहीं चलाता है, वो छात्रों ने जो बहुत अच्छा शोध कार्य किया है साइंस टेक्नोलॉजी में, उसके लिए। इन शीर्ष शिक्षण संस्थानों को 10 अप्रैल को राष्ट्रपति पुरस्कार देंगे। NIRF के तहत शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग 2016 से शुरू हुई थी। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। देश में शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी NAAC और नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन यानी NBA करते हैं। लेकिन साल 2015 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF की शुरुआत की। आइए जानते हैं किस आधार पर इसके अंतर्गत रैंकिंग तय की जाती है और दूसरी श्रेणियों में विश्वविद्यालय और कॉलेज कहां खड़े हैं। NIRF ने विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग, फार्मेसी और प्रबंधन संस्थाओं के लिए बीते साल 4 अप्रैल को पहली भारतीय रैंकिंग पेश की थी। पिछले साल इसमें अलग अलग क्षेत्रों के 3563 संस्थानों को शामिल किया गया। हालांकि इस बार पिछली बार से 800 संस्थान कम शामिल हुए। इस बार 2735 संस्थानों ने हिस्सा लिया। इनमें से 43 मेडिकल कॉलेज और 49 लॉ कॉलेज पहली बार शामिल हुए हैं। NIRF 5 मानकों के आधार पर संस्थानों को रैंकिंग देता है। ये हैं टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेस, ग्रेजुएशन आउटकम, परसेप्शन, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और रिसर्च प्रोडक्टिविटी। इसके अलावा 6 श्रेणियों में सरकार ने ये रैंकिंग जारी की है। पहला ओवरऑल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और फार्मेसी। ओवरऑल कैटेगरी में शीर्ष शिक्षण संस्थानों का जिक्र हम पिछली रिपोर्ट में कर चुके हैं, जबकि इंजीनियरिंग कैटेगरी में पहले 10 पायदान पर IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी, अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई, जाधवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता और IIT हैदराबाद हैं। मैनेजमेंट कैटेगरी में IIM संस्थानों का दबदबा कायम है। पहले स्थान पर IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलोर, IIM कलकत्ता, IIM लखनऊ, IIM कोझिकोड, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की,
XLRI जमशेदपुर और 10वें पर IIM इंदौर शामिल हैं। तीसरी कैटेगरी पर कई लोगों की निगाहें थी। ये है विश्वविद्यालयों की रैंकिंग। इसमें भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु पहले, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली दूसरे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु, जाधवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता, अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई, हैदराबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, अमृता विश्व विद्यापीठम कोयम्बटूर, जबकि 10वें स्थान पर सावित्रीबाई फूले विश्वविद्यालय पुणे का नाम रहा। कॉलेज श्रेणी की बात करें तो इसमें दिल्ली के कॉलेजों का दबदबा कायम है। पहले स्थान पर मिरांडा हाउस दिल्ली, लोयोला कॉलेज चेन्नई, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली, बिशप हेबर कॉलेज तिरुचिरापल्ली, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज दिल्ली, सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता, लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर विमेन दिल्ली, दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज दिल्ली, जबकि द विमेन क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई 10वें नंबर पर रहा। फार्मेसी कैटेगरी के टॉप 10 संस्थानों की बात की जाए तो इसमें पहले स्थान पर जामिया हमदर्द दिल्ली, राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान मोहाली, फार्मास्यूटिकल साइंसेज संस्थान चंडीगढ़, रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई, राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी, मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी एरेंडवेन पुणे, SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई, JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी मैसूर शामिल हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से तैयार की गई एक कोर कमेटी तमाम पहलुओं, सिफारिशों और विस्तृत समझ के आधार पर ये रैंकिंग जारी करती है। सरकार के मुताबिक ये तमाम आधार वैज्ञानिक हैं, जिससे छात्रों को सही शिक्षण संस्थान चुनने में मदद मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में आजादी के बाद से अब तक शिक्षण संस्थानों की तादाद काफी बढ़ गई है, लेकिन आज भी कई इलाकों में उच्च शिक्षा का केंद्र नहीं है, और जहां है भी वहां संसाधनों की कमी का मामला उठता रहता है। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को लेकर संसद की स्थायी समिति ने भी चिंता जाहिर की और खुद मंत्रालय भी इस पर चिंता जाहिर कर चुका है, लेकिन इसे दुरुस्त नहीं किया जा सका। देश में 2/3 आबादी 35 साल या इससे कम उम्र की है, लेकिन इस आबादी का बड़ा हिस्सा शिक्षा की गुणवत्ता से महरूम है। आजादी के बाद जब मौलाना अबुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्री बनाया गया तो उनके 11 साल के कार्यकाल में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, उच्च टेक्नोलॉजी संस्थान और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसे संस्थानों की नींव पड़ी। आजादी से पहले देश की शिक्षा पर हर साल 2 करोड़ रुपए खर्च होता था, लेकिन अबुल कलाम के कार्यकाल में इसे बढ़ाकर 30 करोड़ रुपए सालाना कर दिया गया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने IIT, IIM और एम्स जैसे संस्थान खोलकर उच्च शिक्षा में बड़ी क्रांति का आगाज किया, लेकिन इतने बड़े मुल्क में और ज्यादा संस्थानों की दरकार महसूस होती रही। 2004 में 311 विश्वविद्यालयों और 15,600 कॉलेजों के साथ भारत, चीन और अमेरिका के बाद उच्च शिक्षा के मामले में तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया। समय के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या तो बढ़ती रही, लेकिन गुणवत्ता पर सवाल कायम रहे। IIM, IITs का हिस्टोरिकली अच्छी स्तर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो नेचुरली ये आपका इंजीनियरिंग या संस्थान में या मैनेजमेंट संस्थान में इनका स्तर मिलना अच्छा है या एक्सपेक्टेड है, तो इसमें कोई ये नहीं है। इतना तो पब्लिक इंप्रेशन है कि इन दोनों का संस्थान का स्तर गिर गया और कई प्राइवेट संस्थानों का स्तर उठ गया। आज देश में उच्च शिक्षा पर GDP का 4% भी खर्च नहीं हो पा रहा। यही नहीं, शोध में भी हम दुनिया से काफी पीछे हैं। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हुआ हर तीसरा शोध अमेरिका में होता है, जबकि भारत में दुनिया का महज 3% ही शोध पत्र प्रकाशित हो पाते हैं। इस पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ध्यान कई समितियों ने खींचा है। हम स्टूडेंट सेंट्रिक शिक्षा नहीं करते। हम समझते हैं कि हमें सब मालूम है और हम जो बताएं वो बच्चों को या विद्यार्थियों को समझना चाहिए। विद्यार्थियों को अपने आप सोचने की शक्ति देने की हमारे शिक्षा साधनों में नहीं है। हम ये समझते हैं कि उनको जो पढ़ा दिया जाए वो लोग पढ़ लें और वो खुद ना सोचें तो ज्यादा अच्छा है। 1950 में देश में कुल 30 विश्वविद्यालय और 700 कॉलेज थे,
जिसमें करीब 4 लाख छात्र छात्राएं पढ़ते थे, आज देश में 799 विश्वविद्यालय और 39,000 से ज्यादा कॉलेज हैं, जिसमें करीब 3.5 करोड़ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। लेकिन ग्रॉस एनरोलमेंट के हम अंतरराष्ट्रीय औसत से भी नीचे हैं। कई डीम्ड और निजी विश्वविद्यालय में पढ़ाई के स्तर पर खुद सरकार नाराजगी जता चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के करीब 150 विश्वविद्यालयों और करीब 10,000 कॉलेजों में पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है। आजादी के पहले 50 सालों में सिर्फ 44 निजी संस्थानों को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। पिछले 16-17 सालों में 69 और निजी विश्वविद्यालयों को मान्यता दी गई। यानी देश में शिक्षण संस्थानों की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पढ़ाई की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ साथ संसाधन बढ़ाने की मांग जोरों से उठ रही है। देश में कई फर्जी विश्वविद्यालय भी काम कर रहे हैं। यूजीसी ने देश भर में ऐसे 23 विश्वविद्यालयों को चिन्हित किया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि ये संख्या 50 को पार कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में उच्च शिक्षा के हालात पर अब तक कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। वक्त वक्त पर सरकार ने भी उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर चिंता जाहिर की। इसके बावजूद शोध की गुणवत्ता में कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं दिख रहा। 2 साल पहले संसद की मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति ने इस मसले पर विस्तृत रिपोर्ट दी थी और न सिर्फ गुणवत्ता बल्कि विश्वविद्यालयों में खाली पदों पर भी संसद का ध्यान खींचा था। जेएनयू उच्च शिक्षा के मामले में देश की चोटी के विश्वविद्यालयों में शुमार है। देश के कोने कोने से लोग यहां पढ़ने आते हैं, लेकिन यूजीसी की ताजा गाइडलाइन लागू होने के बाद से इस बार यहां एमफिल और पीएचडी की सीट्स में भारी कटौती की गई। करीब 1000 शोधार्थियों ने पिछले अकादमी सत्र में यहां दाखिला लिया था, लेकिन इस बार एमफिल और पीएचडी की सीट्स 86% कम कर दी गई और नए सत्र में मात्र 102 छात्र छात्राओं को यहां दाखिला मिल पाएगा। छात्र और शिक्षक सीट कटौती के विरोध में हैं। दूसरी तरफ यूजीसी का कहना है कि शोधार्थी कम रहेंगे तो शिक्षक बेहतर निगरानी कर पाएंगे और इससे शोध का स्तर बढ़ेगा। दिल्ली में जेएनयू समेत 2 दर्जन से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं। पूरे देश में 760 विश्वविद्यालय हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सीट कटौती के बाद यहां शिक्षकों के खाली पदों को लेकर भी बहस जारी है। जानकारों का मानना है कि सीट कटौती के बदले शिक्षकों के रिक्त पदों को भरना चाहिए। संसद की मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति ने 2 साल पहले अपनी रिपोर्ट में कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 6000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। इसमें 1273 प्रोफेसर, 2193 एसोसिएट प्रोफेसर और 2641 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद शामिल हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा सीटें खाली हैं। ये संख्या करीब 1000 के आसपास है। इसके बाद पीएचयू और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नंबर आता है। ये तस्वीरें सिर्फ केंद्रीय विश्वविद्यालयों की है, जिनकी संख्या देश की कुल यूनिवर्सिटीज की तुलना में मुट्ठी भर है। स्थायी समिति ने उस वक्त ये भी कहा था कि खाली सीट के चलते पीएचडी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। स्थायी समिति ने यह माना था कि पीएचडी के प्रति युवा पीढ़ी में उदासीनता बढ़ रही है। खासकर मानविकी में पीएचडी करने वाले शोधकर्ताओं की तादाद बहुत कम है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के 2015 के सर्वे के मुताबिक उच्च शिक्षा में सुधार की बात लंबे वक्त से की जा रही है। जानकारों ने इस पर बीच बीच में अहम राय भी दी। सरकार ने भी इस दिशा में सुधार के लिए कुछ समितियां गठित की और तकरीबन सबने सिफारिशों में यह माना कि इसमें काफी बदलाव की दरकार है, लेकिन देश में उच्च शिक्षा के स्तर को लेकर ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 2 साल पहले जब हरि गौतम समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी तो इस पर चौतरफा बहस हुई। समिति ने यूजीसी को भंग करने की सिफारिश की थी, लेकिन इसके अलावा हरि गौतम समिति ने यूजीसी के कामकाज की शैली को लेकर कुछ कठिन सवाल उठाए। ये रिपोर्ट न सिर्फ यूजीसी की कहानी बयां करती है, बल्कि देश में उच्च शिक्षा के हालात का खाका भी खींचती है। दुनिया के चोटी के 100 विश्वविद्यालयों की टाइम्स पत्रिका की सूची में भारत अब तक जगह नहीं बना पाया। शिक्षा पर जीडीपी का 4% भी खर्च नहीं होता।
उसमें आपको निवेश करना पड़ता है, उसको नर्चर करना पड़ता है। जैसे बच्चे को बड़ा करते हैं वैसे बड़ा करना पड़ता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए छोड़ देना पड़ता है। बच्चे भी जब बड़े होते हैं तो वो माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, माँ बाप अगर नहीं छोड़ते तो ज़बरदस्ती चले जाते हैं। ऐसे ही शिक्षा संस्थानों को जब वो वयस्क हो जाएं, मैच्योर हो जाएं, तो उनको अपने हाल पे या उनकी मर्जी के कामों पे छोड़ देना चाहिए। उच्च शिक्षा को लेकर देश में कई अहम समितियां बनी। 2009 में प्रोफेसर यशपाल समिति ने कहा कि स्नातक और परास्नातक कोर्स में थ्योरी ज्यादा है और प्रैक्टिकल कम, दोनों के बीच दूरी है। समिति के मुताबिक रिसर्च बॉडी और विश्वविद्यालय भी आपस में बटे हुए हैं। विश्वविद्यालयों में सार्वजनिक जगहें लगातार कम हुई हैं। लोकतांत्रिक स्पेस को कम किया गया है। स्नातक कोर्स पर कम ध्यान दिया जाता है। पाठ्यक्रम बनाने के तौर तरीकों पर भी समिति ने बदलाव की बात कही। स्टेट यूनिवर्सिटी पर भी केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। यशपाल समिति ने यूपीए सरकार से उस वक्त कई महत्वपूर्ण बदलाव की सिफारिश की। हमारा भी एक रिपोर्ट है, कई रिपोर्ट्स पहले भी आए हैं, तो हमारी रिसर्च स्टैंडर्ड्स बहुत ख़राब हैं। तो एटमॉस्फेयर नहीं होता है, उसके लिए जो सिस्टम जो करना है वो शुरू नहीं हुआ है, और उसके अलावा टीचिंग क्वालिटी भी ख़राब है। बट मेन प्रॉब्लम हायर एजुकेशन में, स्कूल में डिफरेंट प्रॉब्लम है, हायर एजुकेशन में मेन प्रॉब्लम है कि too many institutions are controlled by politicians and too much black money is involved. There's a lot of capitation fee involved. असलियत तो यही है, इसको तो छिपा नहीं सकते। यशपाल समिति की ज्यादातर सिफारिशों पर विचार नहीं किया गया, लिहाजा वो सवाल अब भी जस के तस हैं। सरकार ने 2000 में शिक्षा में सुधार के लिए मुकेश अंबानी और कुमार मंगलम बिरला की 2 सदस्यीय समिति बनाई। इस समिति ने शिक्षा को बाजार से जोड़ने की पुरजोर वकालत की। हालांकि उस वक्त शिक्षाविदों ने इस समिति की मंशा पर सवाल उठाए कि शिक्षा पर नीति बनाने के लिए सरकार शिक्षाविदों के बजाय उद्योगपतियों से राय मांग रही है। हायर एजुकेशन किस दर गिर गया है। हायर एजुकेशन हैज बिकम ए प्योर कमर्शियल प्रोपोजिशन, पैसा बनाने का, ब्लैक मनी बनाने का प्रोपोजिशन बन गया है, विथ 3 or 4 ऑनरेबल एक्सेप्शंस। तो इसीलिए आपका असलियत यह है कि हमारी स्तर गिर गया है, तो इसको आप छिपा नहीं सकते, ये फैक्ट वही है। विश्वविद्यालयों को मिलने वाले अनुदान से भी कई विश्वविद्यालय संतुष्ट नहीं हैं और मंत्रालय की योजनाओं को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कैसे हो, ये सबकी चिंताओं में शामिल है। हालांकि देश में प्रोफेशनल स्टडीज के लिए लगातार नए संस्थान खोलने की घोषणा होती रही है। IIT, IIM और एम्स जैसे संस्थान की संख्या बढ़ी है, लेकिन गुणवत्ता अब भी बड़ा मसला बना हुआ है। इसके अलावा UGC और AICTE जैसी संस्थाओं के बीच आपस में तालमेल का अभाव चिंता का सबब बना हुआ है। नविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय हर साल उच्च शिक्षा पर एक रिपोर्ट जारी करता है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन नाम से जारी इस रिपोर्ट में विस्तार से देश में उच्च शिक्षा से जुड़े हुए जो आंकड़े हैं वो जारी किए जाते हैं। बीते साल जारी इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, आइए देखते हैं। विशाल युवा आबादी वाले इस देश में भविष्य का सारा दारोमदार इन्हीं कंधों पर है। विश्वविद्यालयों में पढ़ने आए इन लोगों की तादाद कई देशों की कुल आबादी से ज्यादा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुताबिक देश में इस वक्त 799 विश्वविद्यालय, 30,071 कॉलेज, 11,923 संस्थान हैं। इनमें 277 विश्वविद्यालय निजी हैं और 307 विश्वविद्यालय ग्रामीण इलाकों में मौजूद हैं। 14 विश्वविद्यालय पूरी तरह लड़कियों के लिए हैं, जबकि 1 केंद्रीय ओपन यूनिवर्सिटी, 13 स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी और 1 प्राइवेट ओपन यूनिवर्सिटी देश में मौजूद हैं। सबसे ज्यादा कॉलेज उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में हैं। इसी तरह शहरों की बात करें तो बेंगलुरु में सबसे ज्यादा 970 कॉलेज हैं। इस सूची में 616 कॉलेज के साथ जयपुर दूसरे नंबर पर है। शीर्ष 50 जिलों में देश के 34% कॉलेज मौजूद हैं। 60% कॉलेज ग्रामीण इलाकों में हैं, जबकि 11.1% कॉलेज लड़कियों के लिए हैं। सिर्फ 33% कॉलेज में परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है और सिर्फ 1.7% कॉलेजों में PhD की व्यवस्था है, यानी शोध करने के लिए कॉलेज बेहद मामूली संख्या में हैं। 18 से 23 साल आयु वर्ग की प्रति लाख आबादी पर सबसे कम 7 कॉलेज बिहार में हैं, जबकि सबसे ज्यादा 60 कॉलेज तेलंगाना में।
कुल विश्वविद्यालयों में 459 सामान्य, 101 तकनीक, 64 कृषि, 50 मेडिकल, 20 विधि, 11 संस्कृत और 7 भाषा विश्वविद्यालय हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 22% कॉलेज ऐसे हैं जहां छात्र छात्राओं की संख्या 100 से भी कम है, जबकि 3000 से ज्यादा छात्र छात्राओं वाले कॉलेज की तादाद महज 4.3% है। दूर शिक्षा से इस वक्त 11% लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें 46.3% लड़कियां हैं। देश में सबसे ज्यादा लोग बीए करते हैं। इसके बाद बीएससी और बीकॉम का नंबर आता है। 10 विषय ऐसे हैं जिनमें 83% पढ़ाई कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी 13.9% है, अनुसूचित जनजाति की 4.9%, ओबीसी की 33.75%, मुसलमानों की 4.7% और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की 1.97% हिस्सेदारी है। देश में इस वक्त करीब 45,500 विदेशी भी पढ़ाई कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। नमस्कार।